नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के अंतर्गत कार्बनिक रसायन में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के नियम। स्टार्ट हो चुका है हमारा टॉपिक कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में अभी तक जो क्लासेस है उनमें हमने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक बनते हैं और किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है ना। हमने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक है, सपोज अगर हमने लिखा CH3, पहले अगर हम अणु सूत्र की बात लिखें कि अगर हमने लिखा C2H6 एथेन है, अभी तक हमने इसको पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर इसी को हम लिख सकते हैं CH3, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अगर हमने कहा C7H16, ठीक है। अगर C7H16 है, अगर आपको इसका नाम पता होगा तो ये क्या है, 7 कार्बन है, मीन्स ये है हेप्टेन। और अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं CH3, CH2, 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 मीन्स कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो जो कार्बनिक यौगिक है उनको हम संरचनात्मक रूप में अलग लिखते हैं, अणु सूत्र के रूप में अलग लिखते हैं। फिर इसी को अगर मैं साखित श्रृंखला बना के, हमने पढ़ के आए हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है वो सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं और साखित श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमने ये लिखा हेप्टेन, तो इसी हेप्टेन को मैं लिख सकती हूँ, एक सीधी कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 7 कार्बन है। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ CH3, CH2, C, CH3, H, CH2, CH2, CH3, देखिए आप यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी 7 कार्बन है ना। तो उसी जो 7 कार्बन की श्रृंखला थी उसको मैंने 6 कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तित कर दी। तो हम जो कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं वो कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं। जब इनका हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे ही कार्बनिक यौगिक शाखित होने लगते हैं, उनकी श्रृंखला बनने लगती है, तो यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जब वो जैसे उनका संरचनात्मक सूत्र परिवर्तित होता है तो उनका नाम में क्या चेंज आता है ना। जैसे अभी अगर मैंने इसका नाम आपको पहले बता दिया, मैं नाम बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नाम हम कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे इसको मैंने लिखा N हेप्टेन, है ना। अभी आप ये जानते हैं कि ये हेप्टेन है, 7 कार्बन है, पर मैं इसका नाम जानती हूँ कि जो नीचे वाला है वो N हेप्टेन नहीं है, वो क्या है। मैं आपको अभी नाम लिखने का तरीका नहीं बताई हूँ, सीधे नाम बता रही हूँ। तो मैंने इसको लिखा 3-मेथिल हेक्सेन, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा वो किस पद्धति के अनुसार लिखा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत। तो ये जो मैंने 3 लिखा, ये मेथिल लिखा और ये हेक्सेन लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ये सारी जानकारी हमको आईयूपीएसी नामकरण के नियम के से पता चलेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर मैं देखें, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 7 है। मीन्स ये जो हेप्टेन है उसी को लिखने का दूसरा तरीका है, मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं इसका नामकरण करती हूँ तो मैं इसे लिखूंगी 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक है। मैं इसका नाम जानती हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं पूछूंगी कि इसका नाम क्या है ना। तो मैंने इसको लिखा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका आईयूपीएसी नामकरण है। तो आप लोग भी बुक्स में देखते होंगे, जब नामकरण आप पढ़ते हो तो इस टाइप से यौगिकों के संरचना सूत्र मिलते हैं और इस प्रकार से ये नाम लिखे मिलते हैं। तो बस हमको आईयूपीएसी नामकरण के नियम में आज यही जानना है कि ऐसा कैसे हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक ज्ञात है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इन कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है, नामकरण के लिए आवश्यकता पड़ती है हमको आईयूपीएसी नामकरण के नियम की। जब हम नियम जानेंगे तभी हम उनका नामकरण कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये एग्जाम्पल से आप ये समझो कि हमें ये नामकरण करना है। जब हम नियम पढ़ेंगे तो नियम के साथ ही हम ये नामकरण करना सीख जाते हैं, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है। आपका टॉपिक, आपको क्वेश्चन बनाना है कि आईयूपीएसी नामकरण के नियम समझाइए।
कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम समझाइए। बना लिया आपने क्वेश्चन? तो यहाँ पर ये जो IUPAC नामकरण के नियम के अंतर्गत हमारे पास जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केवल एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों ही क्या है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। हम पढ़ के आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो क्योंकि नियम पढ़ने के पहले बहुत सिंपली हम एल्केन के बारे में जान लेंगे। यदि हमको एल्केन के बारे में जानकारी मिल गई, एल्केन को हमने अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो बाकी सारे यौगिक हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो आप नियम बिंदु लिख लेंगे, नामकरण के नियम, ठीक है। तो जो भी नियम हम समझने वाले हैं बहुत ही शॉर्टकट में समझेंगे, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों में जटिलता बढ़ते जाती है, ज्यादा क्रियात्मक समूह बढ़ते जाते हैं, तो नियम भी बदलते जाते हैं। तो सिर्फ हम एल्केन का जो नामकरण है उसके क्या नियम है वो देखेंगे आज। तो फर्स्टली सबसे पहले जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो पहला नियम होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। कि हमने जो एल्केन लिया है उस एल्केन का हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, उस एल्केन में हम ये देखेंगे वो एल्केन किस प्रकार से सीधी श्रृंखला वाला है या शाखित श्रृंखला वाला है। यदि वो सीधी श्रृंखला वाला है तो हमको श्रृंखला दिखाई दे जाएगी, लेकिन यदि वो शाखित श्रृंखला वाला है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो श्रृंखला है उसमें सीधी श्रृंखला मीन्स जो शाखित श्रृंखला है उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला किस प्रकार से और कौन सी है, ठीक है। तो चयन करना मतलब हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कैसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा C, ठीक है, ये एक सीधी श्रृंखला है, पर इसी को अगर मैंने दूसरे तरीके से लिखा C, ये देखिए यहाँ पर ये सीधी श्रृंखला हमको दिखाई देगी, पर ये कैसी हो गई? शाखित श्रृंखला। फिर इसी को अगर मैंने लिखा C, तो कुछ कार्बन के यौगिक हमको इस प्रकार से भी मिलते हैं। अभी केवल मैं कार्बन लिख रही हूँ ना, ये देखिए इस प्रकार से हमको भी कुछ यौगिक मिलने वाले हैं। तो हमारा काम होगा जब हमको जटिल यौगिक मिलते हैं तो उन यौगिकों में कार्बन की जो श्रृंखला है वो लंबी है कौन सी है, इसका हमको चयन करना रहता है ना। तो सपोज चयन करना, जैसे हमको ये सीधी दिखाई दे रही है, ठीक है, पर यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर ये हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। अब यहाँ पर अगर हम गए, आप देखेंगे कार्बन की श्रृंखला है 1 2 3 4 5, है ना, पर ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। हमने पढ़ा है कार्बन जो है सीधी और शाखित दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो जब इसको हम चयन करते हैं ना तो हमको इस प्रकार से ये मिलेगा, ये देखो ये। तो ये जो हमको मिल रहा है इसमें हम कार्बन अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर हम सीधी श्रृंखला की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, केवल 5 ही कार्बन थे। तो जब हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, एल्केन है, तो उस एल्केन में हमको ये देखना पड़ता है कि वो श्रृंखला जो बनाता है उस श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। वो श्रृंखला सीधी भी हो सकती है और शाखित भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला आप ये नियम लिख लेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी से हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन का नामांकन करना, कार्बन की नंबरिंग करना। कार्बन को हम नंबर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को क्रम देना, या उसी को हम बोलते हैं क्रमांकन देना या फिर नंबर देना, क्रमांकन देना। ये हमारे पास दूसरा नियम है कि जो हमने लंबी श्रृंखला का चयन किए हैं उस श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन को हम एक नंबर देते हैं। अब नंबर देते समय भी कुछ नियम होते हैं, तो उसके लिए आप तीसरा नियम यहाँ पर लिख लें कि क्रमांकन या नंबर, है ना। क्रमांकन का मतलब होता है 1 2 3 4 5, कितनी लंबी श्रृंखला है, 5 कार्बन की है तो 5 तक, 6 कार्बन की है तो 6 तक। तो नेक्स्ट नियम हो जाता है क्रमांकन वहां से करते हैं
क्रमांकन वहां से करते हैं जहां से, आप पूरा पूरा लिखेंगे, क्रमांकन वहां से करते हैं जहां से साखित समूह पास में हो। ये आपने पूरा सेंटेंस लिखा। हमने क्या कहा कि क्रमांकन वहां से करते हैं जहां से साखित समूह पास में हो। तो अभी हमने कहा कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो साखित होती है। तो साखित होती है तो हमको ये देखना है कि इसमें शाखा जो है या साखित समूह है वो कहाँ से जुड़ा है। तो जब हम नंबरिंग देते हैं, क्रम देते हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम नंबर वहां से देते हैं जहां से साखित समूह पास में हो। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन की श्रृंखला, सपोज मैंने ये लिखा सी है ना, तो अगर ये 4 कार्बन की श्रृंखला है और यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ से, देखो ये साखी समूह, सपोज ये क्या है, हमारे पास एक साखी समूह है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहां से ये पास में है, 1 2 3 4। किंतु यदि यहाँ पर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 है ना, अगर इस टाइप का कोई यौगिक है तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि जो साखित समूह मीन्स ये साखित समूह जो कि हमारी श्रृंखला से जुड़ा होता है, तो जो साखित समूह है वो यहाँ जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है, मतलब हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये पास में हो। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि जब यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलता है, पर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको 4 नंबर मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा साखित समूह पास में हो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, ठीक है, 4th पॉइंट, नाम लिखते समय, है ना, आप नोट करेंगे पूरा सेंटेंस, नाम लिखते समय पहले हम साखित समूह का नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय पहले साखित समूह का नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि श्रृंखला भी है, हमको श्रृंखला का भी नाम लिखना है और साखित समूह का। तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं, नाम लिखते समय पहले हम साखित समूह का नाम लिखते हैं और बाद में श्रृंखला में जो कार्बन उपस्थित होते हैं, कार्बन के अनुसार हम एल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है, सेंटेंस पूरा लिखेंगे कि नाम लिखते समय पहले हम साखित समूह का नाम लिखते हैं और बाद में श्रृंखला में जितने कार्बन उपस्थित हैं उसके अनुसार हम एल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम साखित समूह का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ नियम है कि हमारे जो साखित समूह हैं, कभी कभी एक ही होता है, कभी कभी 2 होते हैं, कभी कभी 3 होते हैं, 4 होते हैं, मीन्स 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है यदि ये जो साखित समूह है समान साखित समूह है, समान साखित समूह, यदि श्रृंखला में समान साखित समूह जुड़े हैं तो 2 समान समूहों के लिए हम डाई, 3 समान समूहों के लिए हम ट्राई, 4 समान समूहों के लिए हम टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप और आगे भी लिख सकते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा जैसे प्रीफिक्स कहा जाता है, पूर्व लग्न कहा जाता है, या हम कहते हैं सामान्य भाषा में उपसर्ग, मीन्स 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, जब हमारे पास साखित समूह समान हो। लेकिन यदि साखित समूह असमान है, साखित समूह कैसा है, असमान है, तो असमान साखित समूहों के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नाम लिखते हैं, मीन्स अल्फाबेट के अनुसार हम नाम लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला मीन्स ABCD के अनुसार, जिसका नाम पहले आएगा, जिसका कैपिटल, जिसका जो लेटर है अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे और जिसका बाद में आता है उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल नियम है किसके, एल्केन के नामकरण के। जैसे जैसे हमारे पास एल्केन से हम एल्कीन में आएंगे, एल्काइन में आएंगे, क्रियात्मक समूह में आएंगे, तो नामकरण के नियम बदलते जाएंगे, पर कॉमन जो नियम है वो इतने ही है ना, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले किसी भी यौगिक का जब हम नामकरण करते हैं तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, अब अगर उसमें क्रियात्मक समूह आ जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, केवल चेंज इतना आएगा। ठीक है, दूसरा, फिर जब भी हम लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को क्रमांकन देंगे तो क्रमांकन वहां से देते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास में होता है।
है ना। फिर वहां पर भी वही नियम है कि पहले हम साखी समूहों को नाम देते हैं और फिर बाद में लंबी श्रृंखला को हम नाम देते हैं। लेकिन जब लंबी श्रृंखला में अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित हो जाते हैं तो नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह का अनुलग्न हमको लगाना होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जैसे जैसे क्रियात्मक समूह आते हैं। तो पहले तो हम एल्केन का नामकरण अच्छे से समझ लें, जब एल्केन का हमसे बनने लगेगा तो वो भी हमारे लिए आसान होगा, है ना। तो ये जो नियम है बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, और जैसे जैसे हमारे पास नए आएंगे कार्बनिक यौगिक नियम हम और भी जोड़ते जाएंगे और आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, बिल्कुल 5 पॉइंट मैंने लिखवा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट से ही आप एल्केन का नामकरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद एग्जाम्पल। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। हमारे पास है एल्केन के एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि एक तो सिंपल आप जानते हैं, अगर सपोज मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH3, है ना। तो इसका नाम आप जानते हैं, सीधा लिखा हुआ है कि कार्बन कितने हैं, एल्केन है। एल्केन की यह विशेषता है, जितने भी एल्केन है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो। तो आपको ये देखना जरूर है कि ये एक एल्केन है ना। 5 कार्बन है और पांचों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मतलब 5 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। ये हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आपको कार्बन की संख्या के अनुसार मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद होने चाहिए, है ना। तो अगर वो आपने याद कर लिए हैं तो आपको नामकरण आसान हो जाएगा, क्योंकि हम स्पेशली किन एल्केनों का नामकरण पढ़ रहे हैं, जो कि साखित श्रृंखला वाले एल्केन का हम नाम पढ़ रहे हैं। सिंपल एल्केन का नामकरण हमने पहले ही पढ़ चुका है ना। ये क्या हुआ, पेंटेन, पर इसे हम कहते हैं एन-पेंटेन। जब हमारी जो श्रृंखला होती है वो सीधी होती है, तो सीधी श्रृंखला के लिए 1 मिनट आप रुकेंगे। तो यहाँ पर इसका हमने नाम क्या लिखा है, एन-पेंटेन, सीधी श्रृंखला है। पर सपोज मैंने एक और यौगिक लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर मैंने एक जोड़ दिया शाखा CH3, है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे IUPAC नामकरण के जब हम नियम लगाते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 कार्बन है, पर नाम लिखने के लिए हमको कैसा नामकरण करना, IUPAC नामकरण। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। हमको सीधी दिखाई दे रही है, चयन करना मीन्स हम ये अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे हमारा नाम लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब दूसरा नियम क्या है, हमने पढ़ा कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन को हमको एक क्रम देना है, नंबर देना है। तो नंबर देंगे मीन्स या तो 1 2 3 4, नंबर यहाँ से भी दे सकते हैं या फिर 1 2 3 4। जब नंबर देते हैं तो नंबर हम दोनों ओर से दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारा साखी समूह पास में हो। साखी समूह कौन सा, हमने जब श्रृंखला का चयन कर लिया तो चयन करने के पश्चात ये जो बचा हुआ समूह है, मतलब जो श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, वही क्या कहलाता है, साखित समूह या प्रतिस्थापी। तो हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा ये जो प्रतिस्थापी है वो पास में हो। तो यहाँ से हम प्रतिस्थापी है और नंबरिंग मीन्स ये वाली जो नंबरिंग है वो सही होगी, है ना, और ये वाली नंबरिंग गलत होगी, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब नाम लिखते समय दूसरा 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या था, जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय पहले हम किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का या साखी समूह का। तो साखी समूह क्या है, अब ये 2-3 नाम तो आपको याद भी हो गए होंगे। CH3 है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन। C2H5 है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन, सॉरी। ये समूह है ना, समूह है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। इसको हम बोलते हैं एथिल। और इसी प्रकार से जब कार्बन बढ़ते जाते हैं, प्रोपिल ब्यूटिल, मतलब कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो वो क्या हो जाते हैं, एल्केन हो जाते हैं, है ना। तो जब इसका हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय हम पहले इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम क्या है, मेथिल। तो अब ये जो मेथिल है इसका हमने नाम लिख दिया,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि जब हम साखी समूह का नाम लिखते हैं तो साखी समूह किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है वो भी हमको लिखना है। ये मैंने आपको नियम में नहीं बताया, पर अब क्योंकि हमने कहा जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें नियम आते जाएंगे, है ना। तो हमने जैसे इसका नाम लिखा मैथिल, क्योंकि मैथिल यहाँ से जुड़ा है तो यहाँ से भी जुड़ सकता था, है ना। तो ये क्योंकि 2 नंबर के कार्बन पे जुड़ा है तो हमने लिख दिया 2 मैथिल। ठीक है, अब हमने जब मैथिल लिख दिया तो अब हमको क्या लिखना है, ये लंबी श्रृंखला का नाम, मीन्स लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है उस कार्बन के आधार पे हमको एल्केन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमको, 4, और 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन, हो गया इसका IUPAC नामकरण। और फिर कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है, जैसे 2 के बाद हम ये डेस लगाते हैं जिसको हम हाइफन भी बोलते हैं, तो ये लगाना जरूरी होता है, 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इसके बाद, इसी से संबंधित थोड़ा सा देखेंगे हम। CH3 CH2 C, यहाँ पर आ गया CH3 CH3 ठीक है। अब अगर हम इसका नामकरण करते हैं, ये भी एक छोटा सा यौगिक है, हमको श्रृंखला सीधी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसका चयन कर लिया, मीन्स ये अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा नियम क्या है, इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे साखी समूह पास में हो। हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमारे साखी समूह कैसे है, पास में है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, हो गई नंबरिंग। अब जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय हम पहले साखी समूहों का नाम लिखेंगे। साखी समूह कौन से हैं, फिर से हम देखेंगे CH3 है, पर 2 CH3 हैं। तो हमारा जो नियम था कि जब 2 साखी समूह होते हैं तो उनके लिए हम डाई लिखते हैं, है ना। पर हम डाई कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डाई मैथिल, 2 है ना, तो हमने क्या लिखा, डाई मैथिल, पर दोनों ही मैथिल किस कार्बन से जुड़े हैं, देखें आप 2 कार्बन से, तो हमको लिखना पड़ेगा 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल, और फिर हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो फिर से क्या आएगा इसमें, ब्यूटेन। लंबी श्रृंखला में जो हमने अंडरलाइन किए हैं उसमें जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं। तो ये हमें 2 डाइमेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रही हूँ, आप लिखते जाएंगे CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH3 CH2 CH3, ये एक यौगिक है, यहाँ पर आएगा CH2। ठीक है, अब इसका जब हमको नाम लिखना है तो फिर से हमारा नियम वही है, हमको चयन करने में अभी कोई दिक्कत नहीं जा रही है। हमारे पास एक लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये देखिए आप, जिसको हमने अंडरलाइन कर लिए, है ना। फिर दूसरा नियम क्या है, हम क्या करें, प्रत्येक कार्बन को नंबर देते हैं। नंबर हम कहाँ से देंगे, जहां से हमारे साखी समूह पास में है। तो आप देखो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है। तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से साखी समूह पास में हो। तो यहाँ हम नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, और इस 7 कार्बन पे 3 नंबर पे मैथिल और 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथिल। तो मैथिल और एथिल 2 असमान साखी समूह हैं। असमान साखी समूह के लिए हमने नियम पढ़ा कि अल्फाबेट क्रम में जिसका नाम पहले आता है हम उसका नाम लिखेंगे। तो ये है एथिल और ये है मैथिल। एथिल किस नंबर से जुड़ा है, 4 नंबर से, तो नाम लिखते समय हम लिखेंगे 4 एथिल। फिर इसके बाद लिखेंगे 3 नंबर पे क्या है, मैथिल, 3 मैथिल, 4 एथिल 3 मैथिल, और कितने कार्बन है, 7। तो 7 कार्बन के लिए हम लिख देंगे हेप्टेन, हेप्टेन। तो 4 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो इस तरह से जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करने के लिए जो एल्केन है, उन एल्केन में से जो कम से कम 5 से 6 नियम है वो आपको ध्यान रखना है।
जो छोटे यौगिक हैं उनके नामकरण में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पर जहाँ हमारी जो श्रृंखला है वो जटिल होते जाती है वहाँ नामकरण में आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो हमारे नियम है उस नियमों का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके बाद के जो आगे के एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे और साथ ही पढ़ेंगे एल्कीन व एल्काइन का नामकरण। अभी आपकी बुक्स में जो भी एक्सरसाइज दी है एल्केन के नामकरण से संबंधित उनको आप सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते जाएं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपसे नामकरण बनते जाएंगे और आसानी जाएगी आगे। ओके, थैंक यू।